बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। हस्बे मामूल हिजाब, सानी और तहरीम नाश्ते के बाद कॉलेज चली गई। हिजाब ने सबाहत की सेहत को मलहूज़े खातिर रखते हुए मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया था। सबाहत घर की चीज़ें समेटने लगी, इतनी देर में मुलाजमा भी आ गई। सबाहत अपने काम से फारिग होकर टीवी लाउंज में सोफे पर बराजमान हो गई। बाहर बैल हुई तो सबाहत ने उठकर दरवाज़ा खोला। जी आप कौन हैं? जी आप सबाहत साहिबा है, बाहर खड़े हुए वजीह नौजवान ने मौदबाना अंदाज में कहा। जी हाँ, मैं ही सबाहत हूँ, क्या काम है आपको? अंदर आने को नहीं कहेंगी? मुझे आपसे जो काम है इस तरह नहीं बताया जा सकता। सबाहत ने उसे सर टापा देखा। वो 6 फीट का खूबसूरत जवान था। उसने सफ़ेद कमीज शलवार पहन रखी थी। बाल घने और सियाह थे, नाक तीखी, आंखें बड़ी और शफाफ, चेहरे का रंग साफ और मासूमियत ऐसी बला की कि सबाहत को उसे मेहमान खाने में बिठाते हुए एक बार भी नहीं सोचना पड़ा। दोनों मेहमान खाने में बैठे तो सबाहत ने मुलाजमा से चाय लाने को कहा। आप चाय का तकल्लुफ ना करें, नौजवान ने हिचकिचाते हुए कहा। सबाहत जल्दी से असल बात की तरफ आ गई। दरअसल मैं आजकल बहुत परेशान हूँ और आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। कैसी मदद? पहले तुम अपना तारुफ तो कराओ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। सबाहत ने बेगानी नजरों से नौजवान की तरफ देखा। मेरा नाम अजहाद है, मैं इस शहर के करीबी गांव का रहने वाला हूँ। किसी काम के सिलसिले में इस शहर में रहने आया हूँ, पर रिहाइश नहीं मिल रही। इस मामले के सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सबाहत ने चाय नौजवान के आगे रखते हुए कहा। नौजवान अपने हाथों की बेजा हरकत से काफी नर्वस लग रहा था। अपने खुश्क होंठों को भींचते हुए बोला, वो मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर का एक कमरा मुझे किराए पर दे दें। सबाहत गुस्से से खड़ी हो गई। तुम्हें किसने कहा कि मैं कमरा किराए पर देना चाहती हूँ? आंटी, मैं परेशान और ज़रूरतमंद हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। मैं आपको 4,000 रुपये माहाना दूंगा। सिर्फ चंद माह की बात है, जो ही मेरा काम होगा मैं चला जाऊंगा, अजहाद ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा। सबाहत ने एक बार फिर उस पर गहरी नज़र डाली। तुम किसी होटल में भी तो ठहर सकते हो। आंटी, मुझे होटल में रहना पसंद नहीं। सबाहत उसकी बात सुनकर दोबारा बैठ गई और तहम्मुल से बोली, देखो बेटा, अगर मैं तुम्हारी मजबूरी समझ भी लूँ तो मैं अपनी मजबूरी का क्या करूँगी? आंटी, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप मुझसे खुल के बात कर लें। अजहाद के लहजे की अपनाइयत ने सबाहत को मजबूर कर दिया कि वो उससे अपने मन में छुपी बात कह सके। मैं 3 जवान बेटियों की माँ हूँ। ये बेटियाँ ही मेरी मजबूरियाँ हैं। मेरा कोई बेटा नहीं, ना ही खाविन का साया है। अगर मैं तुम्हारी परेशानी समझकर कमरा किराए पर दे भी दूँ तो लोग क्या कहेंगे? आंटी, मुझे एक बात बताएं, इन लोगों ने, जिन लोगों से आप डर रही हैं, कभी आपके दुख बांटे? अजहाद ने पूछा तो सबाहत की आंखें भर आईं। उन लोगों ने हमेशा मेरे गमों का मजाक उड़ाया है। सुख के साथी तो बहुत होते हैं, गमों का साथी कोई नहीं होता। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की बातों की परवाह ना करें। आप मुझे बाहर वाला कमरा दे दें जो गेट के साथ है। आप अपनी बेटियों से मशवरा कर लें, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा और ये मेरा एड्रेस है। आप चाहें तो मेरे गांव में किसी को भेज के मेरे बारे में पता करा सकती हैं। सबाहत ने उसके हाथ से कागज ले लिया। अजहाद चला गया, लेकिन सबाहत जिस जगह बैठी थी सोच में गुम उसी जगह बैठी रही। वो ऐसे हालात से गुजर रही थी जहां अटल फैसला लेना मुश्किल था। उनकी नाव तो हालात के मंझधार के हवाले थी। उसकी मजबूरियां उसे उसूल तोड़ने पर मजबूर कर रही थी। बेटियों के आने पर सबाहत ने अजहाद का जिक्र किया। सानिया और तहरीम तो बिला तामुल बोली, लोग क्या कहेंगे? हिजाब खामोशी से पेपर्स चेक कर रही थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। सबाहत हिजाब से मुखातिब हुई। हिजाब, तुमने मेरी बात सुनी है? हिजाब ने अपना पेन रोक लिया। अम्मा, मैंने आपकी बात सुनी है। मेरे ख्याल में अगर हम कोई नाजायज काम कर रहे हैं तो हमें लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आप ऐसा करें, उसे मेरा कमरा दे दें। उसका दरवाजा लॉन में खुलता है, साथ ही गेट है। कमरे के अंदरूनी दरवाजे पर हम ताला लगा देंगे। मैं कोई दूसरा कमरा ले लूंगी। लेकिन बेटी, सबाहत बौखलाते हुए बोली, आपने मुझसे राय मांगी, मैंने दे दी, आगे आपकी मर्जी है। ये कहकर हिजाब दोबारा पेपर्स चेक करने लग गई। सबाहत खामोशी से कुछ सोचने लगी।
پھر اس نے تحریم سے چائے بنانے کے لیے کہا۔ حجاب نے چائے پیتے ہوئے دوبارہ بات شروع کری۔ دیکھنے میں کس طرح کا لگتا ہے؟ دیکھنے میں تو دل چاہتا ہے کہ اسے آنکھیں بند کر کے کمرہ دے دوں۔ شرافت اور سچائی تو اس کے چہرے سے چھلکتی ہے۔ ٹھیک ہے پھر امی، جیسا آپ مناسب سمجھیں، اگر آپ کو وہ ٹھیک لگتا ہے تو کمرہ دے دیں۔ اگلے روز اذہان آیا تو صباحت نے اسے کمرہ دینے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس آڑے وقت میں میری مدد کی۔ میں آج رات ہی اپنا سامان لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے 4000 روپے نکالے اور صباحت کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لیں 1 مہینے کا ایڈوانس۔ لیکن میں نے تو تم سے ایڈوانس نہیں مانگا۔ صباحت نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اذہان نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ میں پیسے دوبارہ رکھ دیے۔ میں آپ کے لیے انجان ہوں، آپ کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو وہ کرایہ ایڈوانس میں مانگتا۔ بہرحال میں خود اس فکر سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ صباحت نے روپے رکھ لیے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ اذہان کے جانے کے بعد صباحت نے ملازمہ کے ساتھ مل کر کمرہ خالی کرا دیا اور حجاب کا سامان دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ کام کے دوران صباحت اذہان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کس قدر تہذیب ہے اس لڑکے میں۔ والدین نے اچھی تربیت کی ہے۔ شاید اللہ نے اس لڑکے کے ذریعے کوئی وسیلہ بنایا ہے ہمارے لیے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ ملگجی سی روشنی کو سیاہ بادلوں نے اندھیرے میں بدل دیا تھا۔ عصر کے وقت ہی گما ہونے لگا جیسے مغرب کا وقت بھی گزر چکا ہے۔ صباحت تار پر پھیلے کپڑے سمیٹنے لگی۔ حجاب، ثانیہ، موسم ٹھیک نہیں ہے، چارپائیاں شیڈ کے نیچے کھڑی کر دو، وہ کپڑے سمیٹتے ہوئے بولی۔ ثانیہ اور تحریم دوڑتی ہوئی آئیں اور گھاس پر بیٹھ گئی۔ لو جی، بارش شروع ہوئی نہیں اور اماں کو فکر ہو گئی۔ اماں جب بارش شروع ہوئی تو کریں گے، ابھی تو ہمیں موسم سے لطف اندوز ہونے دیں۔ صباحت نے پوچھا، حجاب کدھر ہے؟ اس کی سہیلی شازیہ کا فون آیا ہے۔ ثانیہ نے نمکو کی پلیٹ گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ صباحت کے کپڑے سمیٹتے ہوئے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہی شازیہ جس کی شادی میں ہم پچھلے مہینے گئے تھے؟ ہاں وہی شازیہ۔ صباحت نے لمبی آہ بھری۔ حجاب کی ساری سہیلیاں بیاہی گئیں، نہ جانے میری حجاب کے ہاتھوں میں مہندی کب لگے گی۔ تحریم کو شرارت سوجی۔ میں تو کہتی ہوں کہ حجاب آپ ہی نہیں مانتی تو ثانی کا بیاہ کر دو، اس کے لیے بھی تو کوئی بدنصیب کہیں بیٹھا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ثانی کوئی چیز اٹھا کے تحریم کے سر پر مارتی، وہ غل مچاتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ تحریم حجاب کے پاس آئی تو وہ فون بند کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی شازیہ؟ تحریم نے پوچھا۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے کہا، 15-20 منٹ تک وہ آ رہی ہے۔ خاوند کے ساتھ آ رہی ہے؟ نہیں، اکیلی آ رہی ہے۔ حجاب یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی اور پکوڑوں کا سامان تیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ ثانیہ اور تحریم بھی کچن میں آ گئیں۔ ارے آج تو چائے کے ساتھ گرما گرم پکوڑے کھائیں گے، میرے ساتھ مدد کرو تاکہ جلدی تیار ہو تمہارے پکوڑے۔ یہ کہہ کر حجاب نے ڈش جس میں آلو تھے ثانیہ کی طرف بڑھائی۔ وہ آلو کاٹنے کو باہر لان میں شیڈ کے نیچے بیٹھ گئی۔ بارش بہت تیز تھی۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو حجاب دوڑتی ہوئی گیٹ کی طرف لپکی۔ لگتا ہے شازیہ آ گئی ہے۔ گیٹ کھولا تو سامنے کھڑا ہوا اذہان اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ حجاب بری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بالوں میں پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے پھولوں کی ڈالیوں پر شبنمی قطرے۔ سرخ قمیض شلوار میں اس کا سراپا حسن کھل اٹھا تھا۔ حجاب جھجکتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ آپ کون؟ میرا نام اذہان ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ اور بتاتا، حجاب سمجھ گئی۔ اوہ اچھا، آپ ہی ہیں جنہوں نے کمرہ کرائے پر لیا ہے۔ اتنی دیر میں صباحت بھی آ گئی۔ اندر آ جاؤ بیٹا، بہت تیز بارش ہے۔ اذہان اندر آیا تو صباحت نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ تم بہت بھیگ گئی ہو، کمرے کے ساتھ ہی باتھ روم ہے، تم کپڑے بدل لو، میں چائے بھجواتی ہوں۔ جی بہتر۔ یہ کہہ کر اذہان کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد صباحت چائے اور پکوڑے لے کر آئی تو اذہان کپڑے بدل کر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامان میں صرف ایک بیگ تھا۔ بیٹا نیچے کیوں بیٹھے ہو، اوپر صوفے پر بیٹھو، صباحت نے چائے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی آپ اپنا فرنیچر کمرے سے اٹھا لیجیے گا، میں 2 روز تک فرنیچر خرید لوں گا، اذہان نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ صباحت کیٹل سے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ بیٹا تمہیں فرنیچر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ کمرہ تمہیں فرنیچر سمیت کرائے پر دیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اذہان صوفے پر بیٹھ گیا۔ برتن فارغ ہو جائیں تو کمرے سے باہر رکھ دینا، میں اٹھا لوں گی۔ یہ کہہ کر صباحت بیٹیوں کے پاس چلی گئی۔ اذہان نے برتن کمرے سے باہر رکھ دیے اور اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر الماری میں سیٹ کرنے لگا۔ چوڑیوں کی چھنکار کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اپنا کام چھوڑ کر کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس نے خفیف سے انداز میں پردے کے پٹ پیچھے کیے اور چور نظروں سے باہر جھانکنے لگا۔ حجاب کمرے کے قریب پڑے ہوئے برتن اٹھا رہی تھی۔ اذہان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں ارد گرد کی ہر چیز سے غافل ہو کے
हिजाब के चेहरे पर ठहर गई। उसकी आंखों में अजनबियत नहीं थी, बल्कि ऐसा अपनापन था जैसे वो हिजाब को बहुत अरसे से जानता हो। हिजाब ने सर ऊपर उठाया तो वो फुर्ती से पर्दे के पीछे छुप गया। रात के 11 बज रहे थे। सबाहत ने नमाज से फारिग हो के गेट पर ताला लगा दिया। हिजाब के कमरे में गई तो वो किताब पढ़ने में इस कदर मगन थी कि उसे वक्त का अंदाज़ा भी ना हुआ। सबाहत ने उसके हाथ से किताब ली तो वो खौफ से हड़बड़ा गई। सबाहत ने उसकी तरफ डांटने के अंदाज में देखा। वक्त का कुछ अंदाज़ा है? चलो बस करो, अब सो जाओ। अम्मा थोड़ी सी, हिजाब ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। मैंने कहा बस अब कल पढ़ लेना, अभी मुझे दोनों छोटियों की भी खबर लेनी है। ये कहकर सबाहत सानी और तहरीम के कमरे की तरफ चली गई, जिनके कमरे से टीवी की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। सबाहत ने कमरे में दाखिल होते ही टीवी बंद कर दिया। बहुत रात हो गई है, चलो घुसो बिस्तर में, जब सुबह कॉलेज जाना होगा तो नवाबजादियों की आंखें ही नहीं खुलेंगी। तहरीम और सानिया माँ से लिपट गई। शब बखैर अम्मा। उन दोनों को प्यार करके सबाहत कमरे से बाहर आई तो गेट के करीब से लातादाद कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों ने उसे चौंका दिया। ऐसा लग रहा था जैसे 9-10 कुत्ते आपस में टकराते हुए गेट फलांगने की कोशिश कर रहे हैं। सबाहत का दिल कांप के रह गया। अल्लाह खैर, कोई आदमी हमारे घर तो नहीं कूदा। वो उल्टे कदमों से पीछे हटने लगी तो रुई की तरह खफीफ और नरम गुदाज जिस्म उनके वजूद को छू के गुजरा। सबाहत ने चौंकते हुए इधर उधर देखा, कौन है? मगर उसकी निगाहें अंधेरे में भटक रही थी, यहाँ कोई नहीं था। फिर उसकी आंखों ने जो नज़ारा देखा वो सर तापा काँप के रह गई। एक नूरानी जिस्म सीढ़ियों से होता हुआ छत की तरफ बढ़ रहा था। सबाहत फुर्ती से लिविंग रूम में चली गई और अंदर से चटखनी लगा ली। वो बहुत घबराई हुई थी। वो दुरूद शरीफ का विर्द करती हुई अपने कमरे में चली गई। वो जान गई थी कि कुत्तों के भौंकने की वजह कोई चोर या डाकू नहीं, बल्कि मावराई वजूद था जो उसे सीढ़ियों में दिखाई दिया। सबाहत फजर की नमाज के लिए उठी तो किसी के कुरान की तिलावत करने की आवाज़ ने उस पर वजदानी कैफियत तारी कर दी। वो इंतहाई अक़ीदत से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। तमानियत की एक लहर उसके दिल और दिमाग में सरायत कर गई। इस आवाज़ की कशिश सबाहत को अज़हात के कमरे तक ले गई। सबाहत ने खिड़की से देखा, अज़हात कुरान पाक की तिलावत में महव था। सबाहत काफ़ी देर तक आंखें बंद किए तिलावत सुनती रही। अज़हात तिलावत मुकम्मल करके कुरान पाक को वेलवेट के गिलाफ में लपेटने लगा तो उसकी नज़र सबाहत पर पड़ी। आंटी आप? उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर आ जाएं? नहीं बेटा, मेरी नमाज क़ज़ा हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत करते हो, बहुत पुरअसर आवाज़ है तुम्हारी। सबाहत दरवाजे के करीब खड़ी होकर कहने लगी, आंटी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अक़ीदत सच्ची और गहरी हो तो लहजा असर अंगेज़ हो जाता है। अज़हात ने कहा, तुमने नमाज़ पढ़ ली है? जी, मैं तहज्जुद के लिए उठा था, अब नमाज तो पढ़ ली है, बाहर चहल कदमी के लिए जाना चाहता हूँ। अज़हात ने सर से टोपी उतारते हुए इजाज़त देने के अंदाज में कहा, हाँ ज़रूर, मैं ताला खोल देती हूँ। आप पहले नमाज़ पढ़ लें, फिर ताला खोल दीजिएगा। अज़हात ने कहा तो सबाहत असबात में सर हिलाती हुई नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब वो आई तो उनके हाथ में 2 चाबियाँ थीं। एक चाबी उन्होंने अज़हात की तरफ बढ़ाई। ये लो बेटा, ये लॉक दोनों तरफ से खुल जाता है, ये चाबी तुम रख लो। जब भी कहीं जाना हो तो तुम बाहर से ताला खोल कर अंदर आ जाया करना। ये एक चाबी मेरे पास है। शुक्रिया आंटी। अज़हात ने चाबी ली और दरवाज़ा खोल कर बाहर चला गया। सबाहत हस्बे मामूल बेटियों को कॉलेज भेजने की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। बेटियों को भेजने के बाद उसे अज़हात का ख्याल आया। वो अज़हात के कमरे में गई। अज़हात बेटा, तुम्हारे लिए नाश्ता ले आऊँ? आंटी मैं बाहर से नाश्ता करके आया हूँ, आप अंदर आ जाएं। अज़हात एहतरामन दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। सबाहत सोफे पर बैठी तो मबहूत नज़रों से दीवारों पर लगी तस्वीर और फर्नीचर की तरफ देखने लगी। कमरे की तो हर चीज़ चमक रही है। कमरे की सफाई तुमने की है? जी आंटी, साफ़ करने की कोशिश की है। सबाहत ने देखा अज़हात ने अभी तक डस्टिंग वाला कपड़ा हाथ में थामा हुआ था। मैं मुलाजमा से सफाई करवा लेती। नहीं आंटी, मैं अपना कमरा खुद साफ़ कर लिया करूँगा। अज़हात ने सबाहत के करीब बैठते हुए कहा। सबाहत ने अलमारी में लगी किताबों की तरफ देखा। लगता है तुम्हें भी किताबें पढ़ने का शौक़ है। तुम्हें भी से आपकी क्या मुराद है? मेरी बेटी हिजाब की किताबें पढ़ने का शौक़ है। 2 बेटियों से बड़ी है, गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती है। आपकी दोनों छोटी बेटियां किस क्लास में पढ़ती हैं? सानिया 14वीं जमात जबकि तहरीम 12वीं जमात में है। सबाहत का लहजा थका थका हो गया। अज़हात ने उनके लहजे की तब्दीली महसूस करते हुए कहा,
बहुत जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। सबाहत ने एक बार फिर आह भरी। मेरी सारी जिम्मेदारी तो हिजाब ने अपने कंधों पर उठा ली है। मैं उसके हाथों में मेहंदी देखना चाहती हूँ और उसने तो किताबों से दोस्ती कर ली है। आप परेशान मत हो, खुदावंदी करीम सब बेहतर कर देगा। अर्थात सबाहत को समझा रहा था कि सबाहत ने एकदम अपनी पेशानी पर हाथ रखा। ओह, मैं तो तुम्हारे साथ बातों में लग गई, मैंने बाजार से सौदा सल्फ लाना है। सबाहत फुर्ती से खड़ी हुई तो आज़ाद भी खड़ा हो गया। आंटी, मैं आपको सौदा ला देता हूँ। तुम्हारे पास तो कोई सवारी भी नहीं है, तुम कहाँ पैदल जाओगे? मैं पैदल नहीं जाऊँगा, उड़ कर जाऊँगा, आज़ाद ने मुस्कुराते हुए कहा। सबाहत भी हंस पड़ी। तुम क्या कोई जिन को छोड़कर जाओगे? आंटी, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। चले, इस बहाने आप हंसी तो सही। आज़ाद ने फिर इसरार किया। अच्छा, इतनी जिद कर रहे हो तो रुको, मैं पैसे लाती हूँ। सबाहत अपने कमरे से पैसे ले आई तो सौदे की लिस्ट आज़ाद के हाथ में थमा दी। आज़ाद ने सौदा लाकर दे दिया और आज़ाद ने कहा कि जब तक वो यहाँ है घर के बाहर के काम वो किया करेगा। सबाहत ने आज़ाद से पूछा, क्या तुमसे किसी ने पूछा तुम कौन हो? जब सब्जी खरीद रहा था तो एक औरत ने कहा, सबाहत के घर आए हो, क्या लगते हो उसके? मैंने बता दिया कि मैं सबाहत आंटी का मुलाजिम हूँ। सबाहत ने उसके कंधे पर थपकी मार दी। ऐसा क्यों कहा तुमने? अब कोई पूछे तो बता देना कि तुमने कमरा किराए पर लिया है। मेरी बेटी हिजाब कहती है कि जब हम कोई नाजायज़ काम नहीं कर रहे तो लोगों से क्यों डरें। उसके कहने पर मैंने तुम्हें ये कमरा दिया है। वो तो मेरा बेटा है। आज़ाद, जो चंद लम्हों के लिए किसी के तसव्वुर में खो गया था, मुस्कुराते हुए कहने लगा, कभी ये मौका मिला तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा। सबाहत कमरे से बाहर जाने लगी तो दोबारा बैठी। अब तुमने बाजार से नाश्ता नहीं करना, मैं नाश्ता भिजवा दिया करूँगी और खाना भी तुम बाहर नहीं खाओगे। आज़ाद बोलने की कोशिश करता रहा और सबाहत हुक्म सुनाने के अंदाज में कहकर चली गई।